हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। आपको अगर इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे और इन पीडीएफ से आप रिवीजन करके अपने करंट अफेयर को और अच्छा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला ही जो खबर है वो है फर्स्ट STI कॉन्क्लेव on traditional knowledge for sustainable livelihood organized jointly by ISTIC, यूनेस्को एंड इन, मतलब यूनेस्को की ये जो संस्था है ISTIC, इसके साथ किसने ऑर्गेनाइज करी और कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी ये आपको बताना है। क्या? STI कॉन्क्लेव, और ये फर्स्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे यूनेस्को की ISTIC के साथ अरे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है CSIR ने। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता होगा यूनेस्को की जो 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक है वो चल रही है इंडिया में, तो उसी के साइडलाइंस में सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ISTIC की, तो ये है इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो ये जो ISTIC है, ये अगर इसकी हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये यूनेस्को का कैटेगरी 2 का एक सेंटर है, और जिसको 2008 से मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो होस्ट कर रही है। और इसी सेंटर के साथ मिलकर के CSIR ने ये जो अभी STI कॉन्क्लेव है इसको होस्ट किया है। अगर हम इसकी बात करें साउथ साउथ कोऑपरेशन की, साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब ये है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ होने का मतलब एक तो साउथ हो गया कि साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सारे देश ऐसे आ जाएं, आप कह लीजिए श्रीलंका, ये सारे देश। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो ना सिर्फ एशिया का साउथ वाला पार्ट, बल्कि अफ्रीका का भी जो साउथ वाला पार्ट है, अफ्रीका के ज़्यादातर देश साउथ में ही आ जाएंगे, उसके साथ साथ जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वो सब, तो इसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो उसी साउथ साउथ कॉरपोरेशन के लिए ये इस तरह का जो सेंटर ये चलाया जा रहा है। लिखा है द सेंटर एक्ट्स एज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सस्टेनेबल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज एंड ऑगमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। कि भाई साउथ साउथ कॉर्पोरेशन का मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को एक प्रोवाइड करता है, जिससे आपको सस्टेनेबल प्रोग्राम मिलें, सर्विसेज मिलें, और इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की जो चीज़ें हैं वो इन देशों में हो सकें। तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं अगर हम बात करें CSIR की, तो इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो याद रखनी होगी। ये आपको पता है कि गवर्नमेंट की संस्था है CSIR। अगली न्यूज है डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर, चीफ साइंटिस्ट एट डैश, हैज़ बीन एडमिटेड एज फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री FRSC लंदन UK। आपको पता होगा कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये जो रॉयल सोसाइटी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है, जैसे केमिस्ट्री का है FRSC है, तो इसमें किसी को भी एडमिट होना, इंडक्ट होना बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मोमेंट होता है। मतलब उस व्यक्ति ने अपने उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम किया होगा जो इसको यहाँ पे एडमिशन मिला है ना, एक तरह का ये अवार्ड है समझिए। तो भारत के डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर हैं। चीफ साइंटिस्ट कहाँ पे हैं? तो ये हैं, सी वाला ऑप्शन इसका भी सही है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में, जिनको एडमिट किया गया है FRSC में, जो कि लंदन UK में है। और आपको पता हो कि ये जो डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, पब्लिक को लेकर के NGOs के साथ काम किए हैं। ख़ास तौर पे इन्होंने जो नैनो फिल्टर बनाया है, जिससे जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी होता है उसको साफ़ करने में मदद करता है, तो उस तरह के बहुत सारी चीज़ों में इनका योगदान रहा है। ये चीफ साइंटिस्ट हैं इस इंस्टीट्यूट में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न पार्टनर्स विद डैश फॉर डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम। तो ये जो सीनियर लीडर्स प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के सीनियर जो लीडर्स हैं उनका जो प्रोग्राम है, ये नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न के तहत आता है। तो नेशनल गवर्नेंस ने पार्टनरशिप करी है IIM बेंगलोर के साथ। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। किसके लिए करी है? ताकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में उनको थोड़ा डिजिटाइज किया जा सके, और सरकार की जो अलग अलग डिजिटल गवर्नेंस को लेकर के स्कीम्स हमसे परिचित हो सकें, और ये भी पता चल सके, ये सारी बातें लिखी हुई हैं,
और ये भी उन्हें पता चल सके कि ये जो डिजिटल गवर्नेंस की जो स्कीम्स हैं ये जनता के लिए कितनी लाभदायक हो रही हैं, तो उसके प्रति उनको अवेयर कराना, ताकि वो इस तरह के जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मिशन है उसको और लीड कर सकें। और ये जो मिशन है नेशनल ई गवर्नेंस का, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आता है। अगला जो सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ डैश एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में NSE भी कहते हैं, ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड MOU टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू MSMEs। तो आपको ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने NSE के साथ MOU साइन किया है, ताकि उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आती हैं MSMEs उनको कैपिटल मार्केट का एक्सेस मिल सके। मतलब ऐसी जो MSMEs हैं जिनको अपने बिजनेस को स्केल करना, उन्हें और पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपने IPOs वगैरह ला सकें, शेयर मार्केट से पैसा उठा सकें, ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों। वो अभी इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है कंपनियों के लिए, तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने का काम NSE करेगा। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने NSE के साथ पार्टनरशिप करी है, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी MSMEs काम कर रही हैं इंडिया में, तो उनको फ़ायदा होने वाला है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। MOU इंटेंड्स टू फैसिलिटेट MSMEs इन डिफेंस सेक्टर टू रेज प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर देयर ग्रोथ प्लान इन एन इफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू NSE प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज। तो NSE का ये प्लेटफॉर्म है, मतलब एक तरीके से समझिए इनिशिएटिव NSE इमर्ज। तो इसमें जो MSMEs हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी और अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगी। लिखा है ये जो MOU है ये 5 साल के लिए हुआ है, 5 साल में देखा जाएगा, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आगे भी बढ़ाया जाएगा इसे। लिखा है NSE विल ऑल्सो असिस्ट MSMEs इन कनेक्टिंग विथ इंटरमीडियरीज लाइक मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार्स, ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरीज ETC। कि मतलब जो MSMEs हैं उनको इन जो इंटरमीडियरीज हैं जो कि कैपिटल मार्केट में काम करती हैं, जिसके हेल्प से जो MSMEs हैं वो कैपिटल रेज कर पाएंगी, अपना शेयर वगैरह निकालना है तो निकाल पाएंगी, तो उन सब के साथ कनेक्ट करने का काम भी NSE ही करेगा। मतलब MSMEs को अपने से दौड़ दौड़ करके नहीं देखना है कौन हमारे लिए काम करेगा, तो प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज के तहत ही उनको ये सारी सुविधाएँ मिल पाएंगी। अगला सवाल है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS कहते हैं इसे, एंड डैश साइंस अ MOU फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। तो ये SADF शॉर्ट में इसको कहा जा रहा है, SADF, और इस तरह का ये पहला है, ये फर्स्ट होने वाला है जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। बताना है BIS ने इसके लिए किसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया है, तो इसका सही जवाब है GBPUAT, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके साथ साइन अप किया है ताकि जो कृषि के क्षेत्र में वो स्टैंडर्डाइजेशन लाया जा सके। अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है, तो यह है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साइन अप किया गया है। और ये जो MOU है लिखा है मार्क्स द फर्स्ट कोलैबोरेशन बिटवीन BIS एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू डेवलप SADF। तो BIS ने अभी तक बहुत सारे, जैसे एक मैंने आपको पहले भी न्यूज़ बताई थी कि BIS ने कोलैबोरेशन किया है, MOU किया है किसके साथ, तो वो था IISc बेंगलोर के साथ स्टैंडर्डाइजेशन चेयर इस्टेब्लिश करने के लिए। वो तो होते रहते हैं, लेकिन किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ BIS ने पहली बार ऐसा MOU साइन किया है, कोलैबोरेशन किया है, ताकि कृषि के क्षेत्र में भी जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं ना वो फॉलो किए जा सकें और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। लिखा है दीज फार्म will serve as an experimental sites for testing, implementing various agriculture practices and new technologies in accordance with the Indian standard। कि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, तो वो वेरियस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जाएंगी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करे जाएंगे कि उनको देखा जाएगा कि उससे क्या लाभ या हानि मिल रहा है। ये सारी चीज़ें इस SADF के तहत होने वाली हैं। तो याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसके साथ BIS ने कोलैबोरेशन किया है। अगला सवाल, 1 डे 1 सब्सक्रिप्शन। अब आप यहाँ देखेंगे डे की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी हुई है, ये सही लिखी हुई है। तो इस तरह का जो इनिशिएटिव है किसने इनॉग्रेट किया है, तो इसी डे से ही आप याद रख सकते हैं कि ये इनिशिएटिव किसका है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसीलिए इसको डे ऐसा लिखा गया है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये किस तरह का इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट हुआ है 1 डे 1 सब्सक्रिप्शन का, तो इसके तहत होगा क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो भी साइंटिस्ट हैं वो दुनिया भर में जितने भी पेपर्स हैं जो कि पब्लिश हो चुके हैं उन्हें रीड कर पाएंगे, मतलब अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जिसमें वो रिसर्च कर रहे होंगे। तो जितने भी नेशनल इंटरनेशनल पेपर्स हैं
वो उन्हें रीड कर पाएंगे, पब्लिश कर पाएंगे, उन सब की एक्सेस उनके पास होगी, जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह हैं सब कुछ। तो ये कह सकते हैं एक तरीके से कि नॉलेज डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा। और इसका जो शॉर्ट में नाम है ODOS, ऐसा नाम इसका रखा गया है, वन डे वन सब्सक्रिप्शन का। तो ये एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और उसकी जितनी यूनिट या सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स इसके लगभग 60 के आसपास हैं, तो उन सब के जो भी यहाँ पे स्टाफ हैं, साइंटिस्ट हैं, सब के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। अगर इसके लिए बात करेंगे पेपर उपलब्ध कहाँ से होंगे, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने साइन किया हुआ है कंसोर्टियम एग्रीमेंट, किसके साथ, मेसर्स वाइली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स स्प्रिंगर नेचर ग्रुप, इनके साथ उपलब्ध ये साइन अप किया है, जिसके द्वारा ये जो नेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक या रिसर्च पेपर्स हैं या जर्नल्स हैं वो उपलब्ध हो पाएंगे। आगे चल करके ये जो वन डे वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, यही बढ़ करके एक बहुत बड़ी स्कीम के तहत लाई जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो अभी ये चल रही है ODOS के रूप में, अगला जो इसका स्टेप होगा वो क्या होगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का। अगला सवाल है, इंडिया का पहला संकेन म्यूजियम इनॉग्रेटेड एट हुमायूं टूम्ब इन डैश। तो ये हुमायूं के टूम्ब पे भारत का पहला संकेन म्यूजियम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो जाती है। संकेन का मतलब जैसे आप देख सकते हैं लिखा है क्या, डूबा हुआ संग्रहालय, मतलब ऐसे संग्रहालय जो पानी के नीचे होते हैं तो उनको संकेन म्यूजियम कहा जाता है। या फिर ऐसे समझिए कि जो ग्राउंड से अगर देखा जाए तो वो नीचे बने हुए होते हैं, तो संकेन म्यूजियम कहलाते हैं। तो ये जो म्यूजियम है ये हुमायूं टूम्ब पे है, ये तो आपको पता चल गया है। ये कहाँ पे स्थित है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है दिल्ली में। सी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बैठक हो रही ना, उसी के साइडलाइंस में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें इसमें हुमायूं टूम्ब की, तो हुमायूं का जो मकबरा है या हुमायूं टूम्ब है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, पहली तो ये हुमायूं टूम्ब, फिर कुतुब मीनार, तीसरा है लाल किला। तो ये 3 में से एक ये है। और इसी को फिर से अभी 2014 में इसको कुछ नुकसान पहुंचा था, तो फिर से इसकी कायाकल्प वगैरह करके फिर से इसको लॉन्च किया गया है और अब ये संकेन म्यूजियम के रूप में लॉन्च किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे तो लिखा गया है इट डिज़ाइन टू लुक लाइक अ ट्रेडिशनल इंडियन वाटर टैंक बाउली एंड शोकेस वेरियस आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू मुगल एरा। बावड़ी वगैरह आपने देखी होगी, जो ऐसे देखे होंगे सीढ़ीदार ऐसे बने रहते हैं। और कैसे सीढ़ी बना, हाँ ऐसे सीढ़ीदार ऐसे बने रहते हैं, आपने देखा होगा, सर्च भी कर सकते हैं। नीचे ऐसा तालाब सा ऐसा होता है जहाँ से पानी वगैरह लिया जाता है। भारत में इस तरह के बहुत सारे बावड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, तो उसी तरह का इसको कुछ बनाया गया है, लुक दिया गया है। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। टाइगर्स जो कि अगर बात करें 1900 शताब्दी के आसपास, तो पूरे विश्व भर में टाइगर्स की जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी, लेकिन 100 सालों में ही जो टाइगर्स की जनसंख्या है बहुत ही सीमित, कुछ हज़ार में रह गई। भारत में इसको टाइगर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह डेवलप करी गई। और उसका यही नतीजा आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितने टाइगर्स मौजूद हैं उसका 70% केवल इंडिया में पाए जाते हैं, जिनका भी वर्तमान में जो आंकड़ा है, रफ आइडिया आप ऐसे लगाइए कि 3682 जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब ये नंबर ऑफ टाइगर्स हैं जो कि पाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि टाइगर्स की संख्या में कितनी ज़्यादा कमी है। उसके डिफरेंट रीजन्स हैं, अब कुछ तो लोग पोचिंग करते हैं उनकी, उसके अलावा फिर जो इनका हैबिटेट भी है वो भी बदला हुआ, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गए। और इसमें जो आपसे इंटरनेशनल टाइगर डे को लेकर के पूछा जा सकता है, तो ये कि इंडिया में टाइगर्स की स्थिति क्या है। दूसरा, भारत में टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, तो अगर देखा जाए तो 54 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया की बात हो रही है, 54 टाइगर रिजर्व्स ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने अनवील किया अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन, कि महात्मा गांधी का जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया कहाँ पे, तो ये किया इन्होंने टोक्यो में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वाड का नाम आपने सुना होगा, तो क्वाड की बैठक के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक थी, तो उसके लिए पहुँचे थे, जहाँ पर टोक्यो में इन्होंने इसका अनावरण किया। इसी से एक और न्यूज़ रिलेटेड है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनवील किया कॉमेमोरेटिव पोस्टेड स्टैंप ऑन रामलला इन डैश, कि रामलला जो कि अभी स्थापना हुई मंदिर की, उसी के ऊपर जैसा आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं एक पोस्टेज स्टैंप निकाला गया है। तो इसका अनावरण कहाँ पे हुआ, आप अगर इसका लिपि देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पे हुआ है, लाओस में। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये एशियान जो देश है ना,
उनके बैठक में शामिल हुए थे, तो वहाँ पर जो है यह अनावरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किसने F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता है? तो ये हैं इंग्लैंड के लुइस हैमिल्टन, और ये गाड़ी चलाते हैं किसके लिए, कौन सी टीम इनकी, मर्सिडीज़, तो ये जीते हैं। अगला सवाल, निकोलस माडुरो ने तीसरी बार प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जीता है। आपको बताना है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने फिर से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो ये है वेनेजुएला, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है वेनेजुएला, जहाँ के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है एक ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल, इसका नाम आपको बताना है, किसके लिए, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल होगा, इसका नाम है यूविन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता होगा कि कोविड के लिए जैसे सरकार ने कोविन नाम से जो ऐप है और पूरा पोर्टल लॉन्च किया था, जिसको बाद में भारत ने ओपन सोर्स भी किया ताकि बाहर के लोग जो देश हैं वो भी इसी तरह की ऐप बना करके वहाँ पे किसका वैक्सीनेशन हुआ है, कितना बाकी है, अगला वैक्सीनेशन कब होना है, वो सारी डिटेल उसमें रहे, वो किया था। तो उसी के प्लेटफॉर्म पे या उसी के तर्ज पे, उसी के मॉडल पे ही ये यूविन नामक जो ऐप है और पोर्टल है ये बनाया जा रहा है। इट एम्स टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन चिल्ड्रन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो UIP है इसके तहत ही इसको डेवलप किया जा रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन के तहत जो रूटीन में वैक्सीन्स लगती हैं, उनकी इम्यूनिटी सही तरीके से काम कर रही है, कौन सी वैक्सीन कब लगनी है, कौन सी लग चुकी हैं, वो सारा जो डिटेल होगी वो इस UN में आएगी। तो इसे लॉन्च किया जाएगा, नेशन वाइड इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी तो ये पायलट फेज़ में है, 64 डिस्ट्रिक्ट्स में इस पे काम चल रहा है, मतलब ये 64 डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट करी जा रही है। नेशन वाइड इसको लॉन्च करने का भी है कि एंड ऑफ अगस्त तक इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला है, इंडिया को कौन सी रैंक मिली है अमंग द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इन द इनिशिएशन एंड इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज लास्ट ईयर। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज इम्पोज करने के लिए और इनिशिएट करने के लिए WTO के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें इंडिया को इस बार मिला है दूसरा स्थान। अगर हम बात करें पहले नंबर पे कौन है तो वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप अगर यहाँ पे ये तो समझ गए कि एंटी डंपिंग के लिए ऐसा हुआ है। और ये जो रिपोर्ट है ये WTO के साथ साथ अंकटाड है ना, इसने मिल करके निकाली है ये रिपोर्ट, जिसमें ये बात पता चली कि इंडिया सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है, USA है। तो यहाँ पे बात हो रही है एंटी डंपिंग की। एंटी डंपिंग का मतलब समझते हैं, डंप करने का मतलब जैसे समझिए किसी भी चीज़ को फेंक देना कहीं पे ले जा करके। तो यहाँ पे फेंकने से मतलब नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके देश में एक, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर चलूँ कि एक पेन मान लीजिए आपके यहाँ बेची जा रही है ना, पेन, इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट में ये पेन 10 रुपये में बेची जा रही है, बाहर से कोई आता है पेन को इंपोर्ट करता है, इसी तरह की सेम पेन है, लेकिन वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं इस पेन की कीमत को वो केवल 5 रुपये में कर रहे हैं या 3 रुपये में कर रहे हैं, मतलब बहुत ही कम। तो ऐसा होगा कि जो इंपोर्ट कर रहा होगा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के अपने आप को अपने से अगर इस पेन को बेचेगा भी, तो ये जो इस समय जो पेन चल रही है, मौजूद है, मान लीजिए 6 रुपये में कोई बेच रहा है, उससे काफ़ी कम कीमत पे पेन बेची जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको नुकसान पहुंचेगा इस इंपोर्टेड पेन की वजह से। ये जानबूझ करके ऐसा किया जाता है, डोमेस्टिक मार्केट की जो उस सेक्टर की चल रही जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं या फिर MSMEs हैं या फिर उद्योग हैं, उनको ख़राब करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है डंपिंग। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, दीज आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स दैट आर सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन द देयर फेयर मार्केट वैल्यू इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, अ प्रैक्टिस नोन एज डंपिंग। द पर्पज ऑफ दीज ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन। कि अगर भारत को, ये सरकार को पता चल गया कि अच्छा ऐसी कोई कंपनी है जो कि यहाँ पे बहुत कम कीमत पे पेन ला रही है सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ के जो डोमेस्टिक मार्केट से उसको नुकसान पहुँचाया जा सके, तो उस पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी ला। तो सरकार अगर इस पर ला करके एंटी डंपिंग ड्यूटी मान लीजिए लगा देती है 4 रुपये की, तब टोटल जो प्रोडक्ट हो जाएगा 9 रुपये का हो जाएगा। तो आप बेचिए 10 रुपये पे, 11 रुपये बेचिए, तो इससे होगा क्या कि डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इसमें ही इंडिया दूसरे नंबर पर है कि बहुत तेज़ी के साथ इंडिया जो है देख रहा है कि डंपिंग यहाँ इंडियन मार्केट में ना हो। अगला सवाल है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, ताकि जो हेपेटाइटिस बीमारी है इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके। हेपेटाइटिस के टोटल 5 स्ट्रेन्स होते हैं और इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा
इन्फेक्शियस या सबसे ज़्यादा जिससे लोग ग्रसित होते हैं वो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो ये बताया जाता है इसमें कि अभी तो बहुत सारे इसके वैक्सीन्स वगैरह भी आती हैं, आप लगवा लें तो आपको होगा ही नहीं, और भी इसके इलाज और टेस्ट बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस कम होने की वजह से हेपेटाइटिस से जो डेथ है वो जो है लाखों की संख्या में होती है हर साल वर्ल्ड वाइड। और अगर पूछा जाए कि इस बार की थीम क्या थी तो यह है इट्स टाइम फॉर एक्शन। अगला सवाल क्या है, कुछ वन लाइनर्स हैं, इसको देख लीजिए। कि जैसे एक है, कर्नाटका बैंक ने अनाउंस किया है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मतलब समझिए एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस हुआ है कि बैंक का इंश्योरेंस वाला एमओयू है कि जो आईसीआई जो कर्नाटका बैंक के कस्टमर्स हैं वो आईसीआई के जो प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, उनको हो सकता है कुछ कस्टमाइज डील वगैरह यहाँ पे मिले। फिर एक और न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है कि म्यूजियम ऑफ सोल्यूशंस, अ यूनिक चिल्ड्रंस म्यूजियम इन मुंबई, मानम चॉकलेट अ फैक्ट्री इन हैदराबाद एंड नार अ रेस्टोरेंट इन हिमाचल प्रदेश, ये 3 ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं एंटिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है टाइम मैगजीन के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024। तो ये एक लिस्ट निकाली गई थी जिसमें इंडिया की ये जो 3 प्लेसेज हैं इनको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे नाम तो याद रखिएगा, साथ साथ में ये भी याद रखिए कहाँ पे हैं। जैसे म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन मुंबई में है, मानम चॉकलेट हैदराबाद में है, नार रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश में है। अगला यहाँ पे है कि आदित्य बिरला ग्रुप हैज़ वेंचर्ड इनटू ब्रांडेड ज्वेलरी मार्केट विथ इट्स इन हाउस ब्रांड इंद्रिया। तो ये ब्रांड का नाम है, जैसे आपको पता होगा टाटा का है, तनिष्क और कल्याण ज्वेलर, ऐसे आपको बहुत सारे पता होंगे। वैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने अपनी एक ब्रांडेड ज्वेलरी की मार्केट में कदम बढ़ाया है इस ब्रांड के साथ, जिसका नाम क्या है, इंद्रिया। एक और है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं इससे न्यूज आती है। ग्वाटेमाला के एक्टिविस्ट हैं रिगोबर्टा मेंचो टुम एंड मैक्सिकन पॉलिटिशियन हैं ये, और बिजनेसमैन हैं विक्टर गोंजालेस टोरेस, इनको मिला है गांधी मंडेला अवार्ड 2020। क्यों? ताकि जो उनका जो ह्यूमन राइट्स के प्रति कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट किया जा सके, और ये जो हैं सेकंड वाले हेल्थ केयर के प्रति बहुत इन्होंने काम किया हुआ है, तो इनके जो कह सकते हैं एक तरह से कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए गांधी मंडेला जो अवार्ड है 2020 का ये दिया गया है। एक तो ग्वाटेमाला के हैं और दूसरे हैं मैक्सिकन पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है विक्टर गोंजालेस। तो ये थी आज की न्यूज़। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह की और आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं इसका PDF मिले आपको तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।